आप सभी का उत्तराखंड प्राइम में आपके साथ मैं दीपा बाफिला। थोड़ी देर में काशीपुर को बड़ी सौगात देंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई राजकीय विद्यालयों में किए गए कार्यों का लोकार्पण करेंगे सीएम। बहल पेपर मिल्स की ओर से किए गए कार्यों का लोकार्पण भी करने वाले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। तस्वीरें दिखा रहे हैं काशीपुर वो पहुंचे जब वहां पर जिस तरीके से उनका वेलकम किया गया, स्वागत किया गया, उसी की तस्वीर आपके सामने है। कई विकास कार्यों की सौगात वो देने वाले हैं काशीपुर को। इसके अलावा और भी कई कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होने वाले हैं। थोड़ी देर में काशीपुर को बड़ी सौगात देंगे पुष्कर सिंह धामी। कई राजकीय विद्यालयों में किए गए कार्यों का लोकार्पण करने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। बहल पेपर मिल्स की ओर से किए गए कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे, ऐसी भी जानकारी है। और शिव प्रकाश सिंह के भतीजे के शादी समारोह में भी शामिल वो होंगे। भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री हैं शिव प्रकाश सिंह, उनके भतीजे की शादी और उस शादी समारोह में भी जाने वाले हैं पुष्कर सिंह धामी। और इसके अलावा काशीपुर के लोगों को बड़ी सौगात भी वो आज देंगे और काशीपुर के लोगों को भी बेसब्री से इंतजार था कि सीएम वहां पर पहुंचे और सीएम का स्वागत किया जाए। देखिए सीएम वहां पर पहुंचे भी, वहां के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, स्थानीय नेता हैं, उन्होंने सीएम का स्वागत भी किया। वहां पर पहुंच करके अब क्या बड़ी बातें हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं, क्या बड़ी सौगातें वो देते हैं, इस पर लगातार नजर हमारी रहेगी। देहरादून से बड़ी खबर है, यशपाल आर्य ने लिया नेता प्रतिपक्ष का चार्ज और विधानसभा में यशपाल आर्य ने नेता प्रतिपक्ष का चार्ज संभाल लिया है। यशपाल आर्य ने अपने हाईकमान का आभार व्यक्त किया है, शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं पूरी निष्ठा के साथ अपना दायित्व निभाऊंगा और सदन में जनता के मुद्दों को उठाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। एक सजग प्रहरी के रूप में सरकार के कामकाज की निगरानी हम करेंगे। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी, इस पर भी लगातार नजर है। बैठक में विधायकों के असंतोष को रोकने पर भी मंथन किया जाएगा ताकि कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट होकर के आगे काम कर सकें। आपको हम ये भी बता दें कि कई विधायक बगावती तेवर दिखा रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस में। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के पदभार समारोह में भी कांग्रेस के 19 विधायकों में से महज 6 विधायक ही शामिल हुए थे, जिसके बाद से ये कहा गया कि जो नाराजगी है उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर वो अभी दूर हुई नहीं है, जो रूठे हुए हैं वो अभी भी नाराज हैं। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आज जो बैठक होनी है उस पर लगातार नजर रहेगी कि कितने विधायक पहुंचते हैं देहरादून से बड़ी खबर है, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सौंपेंगे ज्ञापन। राज्यपाल गुरमीत सिंह को ज्ञापन वो सौंपेंगे, बड़ी जानकारी है। कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे राज्यपाल को। थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाएगा राजभवन और वहां पर जाकर के ज्ञापन सौंपा जाएगा राज्यपाल को। हरिद्वार के रुड़की क्षेत्र में हनुमान जयंती के मौके पर हुए विवाद को लेकर कांग्रेस ने कानून व्यवस्था पर कई सवाल दागे हैं, कई सवाल उठाए हैं और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर ही कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा राजभवन और वहां पर जाकर के राज्यपाल गुरमीत सिंह को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा कानून व्यवस्था को लेकर। जो रुड़की में हुआ, रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में जो हुआ, उसके बाद से ही कांग्रेस लगातार हमलावर है कानून व्यवस्था को लेकर। और इसी मसले पर थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाएगा राजभवन और वहां पर जाकर के राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ज्ञापन सौंपेंगे, उनके साथ में और भी लीडर होंगे उत्तराखंड कांग्रेस के। राज्यपाल गुरमीत सिंह के पास जाएंगे, वहां पर जाकर के ज्ञापन सौंपेंगे और ये बताया जाएगा कि उत्तराखंड में भाजपा के राज में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। कांग्रेस लगातार हमलावर है, लॉ एंड ऑर्डर के मसले को लेकर लगातार गुंडागर्दी उत्तराखंड में बढ़ रही है, बलात्कार की घटनाओं में इजाफा हो रहा है और जो बवाल हुआ हनुमान जयंती के मौके पर रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र में, उसके बाद से कांग्रेस और भी ज्यादा हमलावर हो गई है। अब नेता प्रतिपक्ष का चार्ज संभालने के बाद यशपाल आर्य ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। आभारी हूं जिन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझ सेवक को ये दायित्व दिया है और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस दायित्व का निर्वहन हम सब मिलकर कांग्रेस विधानमंडल दल यशपाल आर्य पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और पूरी गंभीरता के साथ निभाने का काम हम करेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, यह हमने आपको सुनवा दिया। इसी पर अधिक जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रवि जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, नेता प्रतिपक्ष का चार्ज संभाल लिया है यशपाल आर्य ने और उसके बाद
अब विधानमंडल दल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जो बैठक होनी है विधायकों की, उस पर भी अपडेट दीजिएगा। और जो एक डेलीगेशन कांग्रेस का जाएगा राज्यपाल से मिलने के लिए, वहां पर ज्ञापन सौंपा जाएगा, इसको लेकर भी जानकारी। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि यशपाल आर्य आज नेता प्रतिपक्ष का विधिवत तौर पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं और यहां पर उन्होंने विधानसभा में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने अपनी प्राथमिकता भी बताई है कि किस तरीके से एक सजग प्रहरी के रूप में वो काम करेंगे और विपक्ष के तौर पर एक मजबूती के साथ जो जनता के मुद्दे हैं उनको सदन में उठाने का काम होगा। सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस के 19 विधायक पूरी तरीके से जनता के साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे कि एक सजग प्रहरी के रूप में विपक्ष को मजबूत कर सकें। लेकिन एक खास बात रही, क्योंकि कल की भी अगर हम बात करें तो यहां पर जब करण माहरा का पदभार ग्रहण कार्यक्रम था तो 6 से 7 विधायक मौजूद थे और आज नेता सदन जो कि इन 19 विधायकों को लीड कर आगे जाएंगे और विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, उसमें महज 8 विधायक ही मौजूद रहे, यानी कि जो 11 विधायक हैं वो आज भी इस कार्यक्रम से उन्होंने दूरी बनाई। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए आने वाले वक्त में किस तरीके की बड़ी चुनौतियों की तरफ एक अंदेशा है कि जहां पर 19 विधायकों को साथ लेकर चलने के एक नेता की जिम्मेदारी होती है। अगर उन्हीं नेता का पदभार ग्रहण कार्यक्रम हो तो तमाम विधायकों को यहां पर आना चाहिए था, लेकिन आज भी तमाम विधायक इस कार्यक्रम से नजर आए, यानी कि 11 विधायक जब कार्यक्रम में नहीं आए तो कुछ विधायकों का हो सकता है कि बहुत जरूरी काम हो, लेकिन 11 के 11 विधायकों का जरूरी काम नहीं हो सकता। इस ओर इशारा करता है कि सीधे तौर पर कांग्रेस के भीतर जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और जिस तरीके से जो पदों का आवंटन हुआ है, संगठनात्मक बदलाव हुआ है, उससे लगातार विधायक नाराज चल रहे हैं। कल भी उन विधायकों की मौजूदगी करण माहरा के कार्यक्रम में नहीं थी और आज भी यशपाल आर्य अपने ही नेता सदन के कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी नहीं रही। विधानमंडल दल की बैठक का जहां तक सवाल है तो आज विधानमंडल दल की बैठक होनी थी। अब एक बड़ा अपडेट यह है कि विधानमंडल दल की बैठक को स्थगित कर दिया गया है क्योंकि विधायक यहां पर नहीं पहुंचे और जब विधायक ही नहीं आए तो विधानमंडल दल की बैठक होना संभव नहीं था। तो कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, यशपाल आर्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी कि पदभार ग्रहण तो कर लिया है, सजग प्रहरी के रूप में जनता के मुद्दों को उठाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी टीम को एकजुट करना उनके सामने बड़ी चुनौती होगी, जिसको लेकर यशपाल आर्य कहना है कि वो आने वाले वक्त में सबको एकजुट और एक साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो अभी भी लगातार जो नाराजगी है, जिस तरीके से कुमाऊं में संगठनात्मक तीनों बड़े पदों पर जिम्मेदारियां दी गई, गढ़वाल की जो अनदेखी हुई है, ये आने वाले वक्त में कांग्रेस को भारी ना पड़े इसका अंदेशा लगातार लगाया जा रहा था। तो ये माना जा सकता है कि विधानमंडल दल की बैठक जब नेता सदन लेना चाह रहे हो, सभी को आमंत्रित किया हो, उसके बावजूद भी जब विधायक मौजूद न रहे तो अपने आप में एक बड़ी और गंभीर बात कांग्रेस के लिए जरूर है। ऐसे में यशपाल आर्य आप किस तरीके से अपनी टीम को मजबूत करेंगे और एकजुटता के साथ आगे लेकर जाएंगे, उनके सामने बड़ी चुनौती होगी। तो पदभार जो ग्रहण किया उसमें भार एक जरूर है उनके ऊपर कि किस तरीके से अपने इन तमाम विधायकों को एक साथ लेकर आगे वो चल सकेंगे। तो आज जो 8 विधायकों की मौजूदगी रही, 11 विधायक नदारत रहे इस कार्यक्रम से, ये अपने आप में एक बड़ी बात कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल आने वाले वक्त में भी खड़ी कर सकती है। तो ऐसे में यशपाल आर्य की कोशिश रहेगी कि इन तमाम विधायकों को साथ लेकर चल सके। कल भी जो करण माहरा का पदभार ग्रहण कार्यक्रम हुआ था, उस मंच से लगातार जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, हार की टीस और पदों के बंटवारे की टीस उनके बयानों में साफ तौर पर जाहिर हुई थी। तो ऐसे में अब तमाम समीकरणों को साधना है, क्योंकि हरीश रावत इस बात को कह चुके हैं कि हाईकमान क्षेत्रीय समीकरण को साधने में इस बार थोड़ा सा पीछे रह गया। तो अब जो संगठन में और जो पद है उनको जो दिया जाना है, उस पर गढ़वाल के लोगों को, गढ़वाल के ऐसे नेताओं को जो एक्टिव हैं और जो कांग्रेस के लिए लगातार काम कर रहे हैं, उन लोगों को जिम्मेदारी दी जाए, इस पर नजर रहेगी। लेकिन ये बड़ी जो है अभी विडंबना इस कांग्रेस के भीतर देखने को मिल रही है कि जहां महज 19 सीटों पर सिमटे हैं, लेकिन 19 लोग भी साथ होकर एकजुट होकर नहीं दिखाई दे रहे हैं। चुनौतियों का पहाड़ सामने है यशपाल आर्य के भी और करण माहरा के भी। कैसे रूठे हुए विधायकों को मना लिया जाता है। आज जो उम्मीद की जा रही थी, कम से कम कल नहीं पहुंचे विधायक, आज पहुंचेंगे, नेता प्रतिपक्ष के पदभार संभालते वक्त पहुंचेंगे या फिर विधानमंडल दल की जो बैठक होगी उसमें पहुंचेंगे, लेकिन अफसोस कि नहीं पहुंचे, जिसके बाद बड़ी अपडेट आपने दी कि विधानमंडल दल की जो बैठक होनी थी उसको फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका रवि, पूरी जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके बाद अब ब्लॉक प्रमुखों को एसीआर लिखने का अधिकार दे दिया गया है। सतपाल महाराज ने घोषणा की है कि अब ब्लॉक प्रमुख बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर की एसीआर लिख सकेंगे। पंचायतों को मजबूत करने के लिए सतपाल महाराज ने हाई पावर कमेटी के गठन की भी घोषणा की है। राज्य के पंचायत भवनों को पंडित दीनदयाल मिनी सचिवालय के रूप में विकसित करने का फैसला भी किया गया है। ये बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है। हम चाहते हैं कि हमारी पंचायतें जो हैं, हमारी ग्राम सभाएं मजबूत हो। जब ग्राम राज्य होगा तो राम राज्य आएगा। तो निश्चित रूप से नीचे आधार को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी चरित्र प्रविष्टि की जाए और वो हमने आदेश दे दिए हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ हमने दीनदयाल मिनी सचिवालय का भी गठन किया है, जहां पर आदमियों को उनके जन्म के, मरण के, ये सारे प्रमाण पत्र आपको नीचे मिल जाएंगे।
अब चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा को लेकर पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। अपील है कि अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं दें। अगर कोई फैक्ट वेरीफाई करना है, कंट्रोल रूम को आप संपर्क कर सकते हैं या हमारे सीनियर अधिकारी को संपर्क कर सकते हैं। उनको ये सूचना है कि आपको सही जानकारी उपलब्ध कराएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ पुलिस ने पीस कमेटीज या अमन कमेटियाँ कहते हैं, उनकी भी मीटिंग्स की हैं और कोशिश हम लोग ये भी कर रहे हैं कि जो चंद खुराफाती लोग हैं उनकी वजह से आम नागरिक को मुश्किल नहीं हो, पीस कमेटी के माध्यम से भी शहर में खासकर के सेंसिटिव एरियाज में शांति स्थापित करने का पूरा प्रयास पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। पहले भी पीस कमेटी की मीटिंग्स हुई है, ये इंसिडेंट हुआ उसके पहले भी और अभी भी होती रहेंगी, क्योंकि हमें ये मालूम है कि इस तरह के इंसिडेंट्स में जो शरारती तत्व हैं वही भाग ज़्यादा लेते हैं। आम पब्लिक जो है उसका कोई इंटरेस्ट ऐसे इंसिडेंट्स में नहीं होता है। तो हर एक कम्युनिटी के लीडर्स को संगठित करके डिफरेंट एरियाज में ये पीस कमेटी की मीटिंग भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि जल्दी से जल्दी नॉर्मलाइज हो सिचुएशन। CAPF के एडिशनल फोर्सेस मान के हमने डिप्लॉय किए हैं। जहांगीरपुरी के अलावा भी शहर के जो दूसरे संवेदनशील विस्तार हैं वहाँ पे CAPF का डिप्लॉयमेंट किया गया है। दिल्ली पुलिस का भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया गया है और जो अधिकारी हैं, सीनियर अधिकारी, उनको ये निर्देश है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है वो फील्ड में रहें और कोई भी इंसिडेंट होता है तो उसको इमीडिएटली और अप्रोप्रिएटली उसको हैंडल करें। थैंक यू। एक मिनट, अगर आपको सवाल पूछना है एक एक करके पूछे, मैं हर एक साथ बोलेंगे तो मेरी समझ में नहीं। आप आपस में ही तय कर लें कौन सवाल पूछेगा। सोशल मीडिया पे काफी सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, मुस्लिम समुदाय के लोगों को अरेस्ट कर रही है, जबकि दोनों पक्ष की गवर्नमेंट सामने आ रही है। आपने देखा होगा कि FIR पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। एक सर, कुछ ये भी आरोप लग रहे हैं कि या कहा जा रहा है कि इसकी प्लानिंग काफी पहले से की गई थी। क्या जांच में ऐसी बातें सामने आ रही है पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी? मैंने आपको बताया कि केस का इन्वेस्टिगेशन काफी थरोली किया जाएगा। जो भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इसमें शामिल हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जो आयोजक है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, क्योंकि बातें आ रही है कि कुछ लोग उसके बाद ये पूरा मामला अभी ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन में जिसके खिलाफ एविडेंस मिलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, irrespective of class, creed, community, religion. Sir, one point. What's the designated route for the Yatra to go? Because what people were saying that the Yatra took 2-3 rounds and that's pretty to go. The second point, there have been pictures on social media which is showing the relation of the prime accused with one of the parties. What has been the Prime accused? Ansar का भी कोई political background. एक Ansar who is the prime accused who instigated the crowd. I think pictures of violence which shows his association with one political party. So, as an investigation services so far, what is the designated route and why these people were allowed to go on the route twice?
The designated route, which is a traditional route to say, was EE block, Jahangirpuri, A1 Motors Mangal Bazar Road, Mahinder Park via BJRM Hospital Road, K block, BC Market, Washal Chowk, G block, Mangal Bazar Road, Mahindra Park. Prior to this procession, two processions who had been given the permission had completed the procession peacefully. Just a second, let me complete it. The second question was about the allegiance of a particular accused with a particular political party. We go by the evidence. We will take appropriate and effective legal action against anyone who is found involved in the incident. And our investigation is subject to the scrutiny of the court. So there is no distance. So do you see any pattern among the forensic? Was there any anticipation of this kind of action? Because the intelligence branch, like intelligence branch, had also given some verbal communication about this kind of. Now this, listen, this Ramnavami, the processions took place. Hanuman Jayanti processions are being taken out. In different parts of the country, everybody knows some part it is peaceful, some part there were some problems. So definitely we were also careful and we were prepared to handle the situation, and as you have seen, the situation was brought under control within an hour's time, and we have taken effective action against the culprits. सर फॉरेंसिक की टीम इतनी देर से क्यों पहुंची, सवाल होता है 2 दिन बाद पहुंची तो है ना, इसकी बात करो। सर एक सवाल ये है कि फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करने के लिए टीम एक जामा मस्जिद में पहुंची, और ऐसा भी कहा जा रहा था फर्स्ट डे से जामा मस्जिद के में झंडा लगाने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था। तो क्या ये बात में तथ्य नहीं है, झंडे की बात नहीं है। झगड़ा छोटी सी बात पे अल्टरकेशन शुरू हुआ था, वो फिर इसने ये स्वरूप ले लिया। जो लोग ये कह रहे हैं कि झंडा लगाने की कोशिश की थी, तो ऐसी बात में सत्य नहीं है। एक बड़ी खबर है, दिल्ली हिंसा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उत्तराखंड के भगवानपुर में भी ऐसी ही घटना हुई। धामी ने कहा, भगवानपुर मामले के जांच के आदेश दे दिए गए हैं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जो भी पूरे प्रकरण में दोषी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली हिंसा को लेकर ये पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के रुड़की के भगवानपुर में भी यही सब हुआ, लेकिन इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी आरोपी होंगे, जो भी दोषी होंगे, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत सीट से चुनाव लड़ेंगे और हाईकमान ने धामी के चंपावत से चुनाव लड़ने पर मुहर लगा दी है। चंपावत के भाजपा विधायक कैलाश गहतोड़ी ने सीएम धामी के लिए सीट छोड़ी है। हालांकि मुख्यमंत्री धामी के पास विधानसभा कपकोट, डीडीहाट और धारचूला का भी विकल्प था, लेकिन हाईकमान ने चंपावत से उपचुनाव लड़ने पर ही मुहर लगाई है। अब 6 महीने के भीतर उपचुनाव लड़ना है पुष्कर सिंह धामी को, और सीट का चुनाव हो गया है। ये कहा जा रहा है कि चंपावत से विधानसभा का उपचुनाव वो लड़ेंगे। इससे पहले भी कपकोट को लेकर, डीडीहाट को लेकर और धारचूला को लेकर चर्चाएं चल रही थी, और ये विकल्प था हाईकमान के सामने भी। लेकिन चंपावत, जो कि गढ़ कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी का, वहीं से चुनाव लड़ेंगे पुष्कर सिंह धामी, ये कंफर्म है। और बहुत जल्दी ये भी कहा जा रहा है कैलाश गहतोड़ी, जो कि अभी वहां के विधायक हैं, वो भी इस्तीफा देंगे। सबसे पहले जब खटीमा से चुनाव हारे थे पुष्कर सिंह धामी, तो कैलाश गहतोड़ी ही वो चेहरा थे जो सामने आए थे, जिन्होंने कहा था कि वो सीट छोड़ने को तैयार हैं पुष्कर सिंह धामी के लिए। और अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस नेता भले ही ये दावा कर रहे हो कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक है, मगर कांग्रेस विधायक हरीश धामी के बयान ये साफ करते हैं कि अभी कांग्रेस के घर का झगड़ा सुलझा नहीं है। आपको बता दें कि धारचूला से विधायक हरीश धामी ने कहा है कि 2027 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को, तब तक मैं सीट छोड़ूंगा नहीं। 27 का चुनाव चाहे कांग्रेस की सरकार बन भी रही होगी, मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। धारचूला विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक हरीश धामी का ये गुस्सा कांग्रेस संगठन और हाईकमान के खिलाफ।
हरीश धामी कह रहे हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। कि मैं आज घोषणा कर रहा हूँ कि 27 का चुनाव चाहे कांग्रेस की सरकार बन भी रही होगी, मैं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि बर्दाश्त की बहुत हद होती है। हरीश धामी के इस बयान से कांग्रेस खेमे में खलबली मच गई है। चर्चा है कि हरीश धामी सीएम धामी के लिए अपनी सीट छोड़ सकते हैं। इस पर हरीश धामी कह रहे हैं कि यह फैसला जनता से ही पूछकर किया जाएगा। आप लोगों ने मुझे बनाया, मैं आपके बीच आऊंगा, आपसे पूछे बगैर कोई प्रश्न नहीं। आप नहीं मानिए, जब तक आपको नहीं पूछूंगा आप लोगों को, तब तक मैं सीट छोड़ूंगा नहीं। हालांकि संगठन में हुए बदलाव से कांग्रेस के भीतर कलह मची हुई है। कांग्रेस का एक खेमा हाईकमान के फैसले से नाराज है। हरीश धामी खुद को नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में मानकर चल रहे थे, मगर हाईकमान ने नेता प्रतिपक्ष के तौर पर यशपाल आर्य के नाम पर मुहर लगाई थी। हाईकमान के फैसले के बाद ही कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और इसी बीच अल्मोड़ा से बड़ी खबर है। अल्मोड़ा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। नशीले पदार्थ के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, ये बड़ी जानकारी अल्मोड़ा से आपको दे रहे हैं। पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। नशीले पदार्थ के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है। लक्ष्मीश्वर चौराहे के पास चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। अब इन दोनों युवकों से पूछताछ होगी, क्या ये बताते हैं, उसके आधार पर फिर आगे बढ़ा जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत ये कार्रवाई हुई है। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है। पिथौरागढ़ के जंगलों में लगी भीषण आग कनाली छीना विकासखंड के चरमा सड़क तक आग पहुंच गई है। बड़ी जानकारी यह है कि आग बुझाने के लिए मौके पर संसाधन मौजूद नहीं है, न कोई शख्स वहां पर पहुंचा है प्रशासन की तरफ से। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कनाली छीना विकासखंड से ये आग की जो लपटें हैं वो लगातार आगे बढ़ रही हैं। जंगलों में उत्तराखंड के किस तरीके से आग लगी है और आग किस तरीके से धधक रही है, उसी की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में लगातार आग की तमाम खबरें सामने आ रही हैं और यहां से जानकारी ये है कि आग बुझाने के लिए कोई भी मौके पर मौजूद नहीं है। स्थानीय लोगों में गुस्सा भी है और स्थानीय लोग डरे सहमे भी हैं। और केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। धाम में पिछले 1 सप्ताह से लगातार रुक रुक के हो रही है बर्फबारी और बर्फबारी से यात्रा की जो तैयारियां चल रही है उसमें भी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तस्वीरें वहां की आपको लगातार दिखा रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से ये कहा जा रहा है कि रुक रुक करके ये बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। जो यात्रा की तैयारियां यहां पर की जा रही हैं प्रशासनिक अमले की तरफ से, उसमें दिक्कतें भी पेश आ रही हैं, ये कहा जा रहा है।